स्टार्ट करें क्लास बेटा? बच्चे बड़े काम आए हैं, क्या बात है। चलिए ओके। हाँ, तो कल बेटा हम लोगों ने लॉजिक की डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की थी, और उसमें एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो जॉन स्टुअर्ट मिल की है उसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यदि आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं, बुक्स में किसी बुक्स में है, किसी बुक्स में नहीं भी है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि तर्कशास्त्र ऐसी बौद्धिक क्रियाओं का विज्ञान है जो प्रमाण के आकलन में उपयोगी होता है, और यह ज्ञात सत्य से अज्ञात सत्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के साथ साथ उन सभी बौद्धिक क्रियाओं पर विचार करता है जो उनके सहायक होते हैं। लॉजिक is the science of the operations of understanding which are subservient to the estimation of evidence. Both the process itself of advancing from known truth to unknown and all other intellectual operation so far as auxiliary to this. इस डेफिनेशन में मुख्य रूप से कहा गया है कि जो तर्कशास्त्र का विषय क्षेत्र है वो मुख्य रूप से बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके अलावा वो बौद्धिक क्रियाओं के लिए जो हमारे विचार हैं उनका मूल्यांकन करता है। साक्ष्य हैं, जो साक्ष्य एविडेंस हैं उनका मूल्यांकन करेगा, और जो क्रियाएं हैं उनका भी अध्ययन करेगा। क्रियाएं जैसे निगमन, इंडक्शन, डिडक्शन, ये सब क्रियाएं हैं जो प्रोसेस हम लोग लॉजिक में अपनाएंगे अभी। तो उन सब क्रियाओं का भी अध्ययन करेगा, मूल्यांकन करेगा, जितने भी मेंटल प्रोसेस हैं उसको इन्वॉल्व करेगा। इसके साथ साथ ये किसी ज्ञात सत्य, ज्ञात मतलब नोन ट्रुथ से हम अननोन ट्रुथ की ओर जाएंगे। एक चीज हमको पता होगी और उससे हम नई चीज के बारे में जानेंगे, प्राप्त करेंगे उससे। जैसे हमने अनुमान के उदाहरण में बार बार बताया कि हमने धुआं देखा, तो धुआं क्या है, स्मोक क्या है, नोन है। अब नोन से हमने क्या ड्रॉ किया कि वहां पर आग है। नोन से अननोन की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम लोग प्रोसेस करते हैं। अभी जब आगे हम लोग निगमन और आगमन के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें भी ये बात आएगी, जिसमें हम लोग वहां पर इसके बारे में और बताएंगे। इसके बाद अब हमने इन सब परिभाषाओं के साथ कुल मिला के ये निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी परिभाषाएं हैं ये लॉजिक को डिफाइन करती हैं और उसके विषय क्षेत्र के बारे में बनाने की कोशिश करती हैं, और इससे निकल के आ रहा है कि अनुमान की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही चीज हमने अपने भारतीय दर्शन के अनुमान में, और चाहे पाश्चात्य या लॉजिक के, हम जब युक्ति के रूप में उसका अध्ययन करेंगे तब वहां पे भी ये चीज हम देखने को हमको मिलेगी। तो यदि हमको युक्ति को परिभाषित करना है, युक्ति मतलब आर्गुमेंट, युक्ति को इंग्लिश में आर्गुमेंट हम लोग बोलेंगे कि आर्गुमेंट। अब तर्कशास्त्र इसलिए लास्ट में कहेगा या कहता है कि तर्कशास्त्र का संबंध, लॉजिक का संबंध स्पेशली विशेषता इसी युक्तियों के मूल्यांकन से है। युक्ति क्या है, यदि हमको फिर चर्चा होगी कि युक्ति क्या है, तो इस अनुमान की जो पूर्ण संपादित प्रक्रिया है जिसमें हमारा रीजन भी इन्वॉल्व है, मेंटल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है,
सब चीज जो इन्वॉल्व है। तो इसके बाद भारतीय दर्शन के संदर्भ में जो अपक्षी धर्मिता है वो इन्वॉल्व, वो युक्ति कहलाती है। और तर्क शास्त्र का संबंध इन्हीं युक्तियों से है, युक्तियों की वैधता और अवैधता से है। इसके साथ अब हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं और इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनिए। बहुत से बच्चे जानते हैं और बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। हम कुछ टेक्निकल टर्म आधार वाक्य रहे हैं, बीच में बोलते हैं, तो आधार वाक्य का आशय, आधार वाक्य किसको कहते हैं, निष्कर्ष किसको कहते हैं, सूचक किसको कहते हैं, इन सब का आर्गुमेंट में क्या योगदान है, इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो तीन हमने कथन का प्रयोग किया। तो तीन हम कथन बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बोल रहे हैं। इन वाक्य है, कथन है, वो अगली क्लास में बताएंगे। कथन अभी हम बोल रहे हैं, कथन को ही हम लोग प्रपोजिशन के रूप में समझते हैं। प्रपोजिशन हम प्रयोग कर रहे हैं, तो एक आर्गुमेंट में हम प्रपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रपोजिशंस को तर्कवाक्य या प्रतिज्ञप्ति बोलते हैं। तो एक युक्ति में सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य है, देयरफॉर सुकरात मरणशील है। तीन हमारी प्रपोजिशन प्रयोग में आई, ठीक है। इसके बाद जो दो हैं, जो निष्कर्ष के पहले जो पूर्व में हमको दिए हुए साक्ष्य हैं या दिए हुए प्रमाण हैं, दिए हुए कथन हैं, दिए हुए निर्णय हैं या दी हुई प्रपोजिशंस हैं। तो दो प्रपोजिशंस दी हुई, कौन कौन सी? सभी मनुष्य मरणशील हैं। इसके बाद दूसरी प्रपोजिशन है सुकरात एक मनुष्य है। तो जो दिए हुए चीज हैं, जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, उसको हम लोग आधार वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेमिसेस। तो दिए हुए कथन वो आधार वाक्य हैं। इन दिए हुए कथनों से हम जब एक नए कथन की स्थापना करते हैं तो उसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। जब कभी कभी आप परीक्षाओं में और बुक्स में भी देखेंगे तो आप कंक्लूजन को कैसे अलग करेंगे और आधार वाक्यों को कैसे अलग करेंगे, मतलब एक आर्गुमेंट फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसको इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है। इंडिकेटर जहां पे भी होगा, देयरफॉर करके, ठीक है, या सिंबल होगा, जो चूंकि हम लोग बोलते थे मैथमेटिक्स में, जब छोटी आप क्लासेस में पढ़े होंगे, सेकेंडरी में, हाई सेकेंडरी में, तो देयरफॉर के बाद जो होगा वो निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में दो पद होते हैं, पहला पद उद्देश्य और दूसरा पद विधेय। सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। तो निष्कर्ष इसका क्या था? सुकरात मरणशील है। तो सुकरात हुआ उद्देश्य या सब्जेक्ट और मरणशील हुआ विधेय या प्रेडिकेट, ठीक। प्रेडिकेट, अब देखिए, निष्कर्ष का विधेय पद, कंक्लूजन का प्रेडिकेट, समझिए इसको। कंक्लूजन का प्रेडिकेट जिस भी आधार वाक्य में आता है उसको हम लोग मुख्य आधार वाक्य बोलते हैं। महत्वपूर्ण बात है, कंक्लूजन का विधेय पद जिस भी आधार वाक्य में आएगा उसको मुख्य आधार वाक्य या मेजर प्रेमिसेस बोलेंगे।
और सामान्यतः इसी मुख्य प्रेमिसेस को हम पहले लिखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरा पद एस बचा, कंक्लूजन का, निष्कर्ष का एस बचा, उद्देश्य पद। उस उद्देश्य पद जिस भी आधार वाक्य में होता है उसे अमुख्य आधार वाक्य बोलते हैं। अमुख्य आधार वाक्य माइनर प्रेमिसेस। तो पहली मेजर प्रेमिसेस, दूसरी माइनर प्रेमिसेस और तीसरी कंक्लूजन। हिंदी में पहली मुख्य आधार वाक्य, दूसरी अमुख्य आधार वाक्य, तीसरा निष्कर्ष। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या हुआ कि कंक्लूजन, हमने सूचक शब्द जो इंडिकेटर है, जो देयरफॉर है, इसको आइडेंटिफाई किया और उससे हमने पता कर लिया कि ये हमारा कंक्लूजन है। जो इंडिकेटर के बाद जो कथन लिखा है, जो प्रपोजिशन लिखी हुई है, हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये हमारा निष्कर्ष है। अब निष्कर्ष का विधेय पद जिसमें हुआ, आप देख लीजिए, जहां पे आपको मरणशील शब्द मिल जाए तो मरणशील हमारा मुख्य आधार वाक्य हो जाएगा और हमने उसको पहले लिख दिया। इसी तरह से निष्कर्ष का जो माइनर पद है या उद्देश्य पद है, वो जिसमें रहेगा वो माइनर प्रेमिसेस हो जाएगी या अमुख्य आधार वाक्य हो जाएगा, उसको दूसरे नंबर पे लिख लेंगे। तो हमने एक स्ट्रक्चर के रूप में एक युक्ति को खड़ा कर दिया। इस युक्ति का आकार क्या है, विन्यास क्या है, मीन्स फिगर क्या है, मूड क्या है, वो अभी अगली क्लासों में हम चर्चा करेंगे। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि मुख्य पद क्या है। मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य में रहेगा और जो कंक्लूजन का विधेय पद होता है वो मुख्य पद कहलाता है। और मुख्य पद जहां है वो मुख्य आधार वाक्य है, अमुख्य पद जहां है वो अमुख्य आधार वाक्य है। अमुख्य पद क्या है, एस माइनर। तो कंक्लूजन में एस पी एम, सॉरी, जब पूरी आर्गुमेंट में 3 पद सामान्यतः आते हैं। एक उद्देश्य जिसको हम लोग केवल एक प्रपोजिशन की बात करेंगे, तर्क वाक्य की एक की बात करेंगे। देखिए यहां पे बहुत आप ध्यान से सुनिएगा, केवल हम जब एक प्रपोजिशन की बात करेंगे, बाकी भूल जाएंगे कि अदर्स प्रपोजिशन है कि नहीं है या आर्गुमेंट है कि नहीं है। केवल हम प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, एक कथन की बात कर रहे हैं। तो एक कथन, इंडिविजुअल एक कथन की बात करेंगे तो एस और पी उद्देश्य और विधेय ही कहलाएंगे। तो कथन में एस और पी उद्देश्य और विधेय पद ही कहलाएंगे। लेकिन जब हम पूरा आर्गुमेंट लिख देते हैं, मतलब आधार वाक्य भी होगा और निष्कर्ष भी होगा, तो एस पी और एम 3 पद आपको देखने को मिलेंगे। तो एस पी एम का नॉमिनेचर चेंज हो जाता है, इनका नामकरण जो है वो आपका चेंज हो जाएगा और इस एस को हम अमुख्य पद बोलने लगेंगे, माइनर टर्म बोलने लगेंगे, और पी को जो प्रेडिकेट टर्म था उसको हम लोग मेजर टर्म या मुख्य पद बोलने लगेंगे, और एम को मध्यम पद या मिडिल टर्म बोलने लगेंगे। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप इसको कभी एस बोल रहे हैं, उद्देश्य बोल रहे हैं, कभी आप इसको अमुख्य पद बोल रहे हैं। नहीं, जब हम उद्देश्य बोल रहे हैं या जब जहां जिस बुक में लिखा हो, जहां पढ़ रहे हैं, तो जब उद्देश्य बोल रहे हैं तो मतलब वो एक प्रपोजिशन की बात हो रही है, केवल और केवल एक अंश की बात हो रही है, पूरे युक्ति की बात नहीं हो रही है। जब पूरी युक्ति की बात करेंगे तो हमारे एसपीएम के नाम अलग अलग हो जाएंगे। एसपीएम मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। इस प्रकार से हम युक्ति की संरचना करते हैं। इसको आगे की क्लासों में, जैसे हमने अभी बताया, कि जब हम आकृतियां, मतलब जिसको इसकी फिगर्स और मूड्स पढ़ाएंगे तो इसमें और स्पष्टता आएगी और आप जल्दी से इसको ग्रहण कर पाएंगे और समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना है कि आप टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद हमने बताया दूसरी प्रमुख बात कि आधार वाक्य क्या है। तो आधार वाक्य वो हैं जिनको हम सत्य मानकर चलते हैं और जो पहले से हमको
गिवन हैं या पहले से हमको दिए हुए हैं, प्रमाण हैं, पहले से हमको साक्ष्य, प्रदत्त साक्ष्य हैं, ठीक है, उसको आधार वाक्य कहते हैं। इन प्रदत्त साक्ष्यों के आधार पर, हुए साक्ष्यों के आधार पर जिसकी हम नए कथन की स्थापना कर रहे हैं, उसको हम निष्कर्ष बोल रहे हैं, उसको हम कंक्लूजन बोल रहे हैं। तो आधारवाक्य, निष्कर्ष, मुख्य पद, अमुख्य पद, मध्यम पद, इन सब टर्म को आप जरूर जानते रहिए। इसके बाद एक प्रमुख बात और आपको बता दें, लॉजिक की क्लास में आपने अभी जो चीज पढ़ा वो आपके लास्ट तक चलेगी, एड ऑन होते रहेंगे धीरे धीरे इसी में। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई पहली क्लास या दूसरी क्लास मिस कर दे और आप समझ जाएं कि हमको लॉजिक की अंतिम क्लास भी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। आपको प्रपोजिशन के बारे में नहीं पता होगा, मध्यम पद, अमुख्य पद इत्यादि के बारे में नहीं पता होगा, तो आप आगे कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसे हो गया, क्या कर दिया आपने, ठीक है। इसलिए लॉजिक में आपसे अनुरोध है कि क्लास जरूर अटेंड करते रहिए, जो भी माध्यम हो। इसके बाद एक चीज और देखिए, हमने यहां पे जब युक्ति की चर्चा की तो आर्गुमेंट में हमने बताया कि ठीक है, आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालते हैं। तो युक्ति क्या हो गई, आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गया हमको युक्ति के बारे में हमने बताया। एक शब्द आप लोग और बार बार सुनते होंगे कि आर्गुमेंट के साथ साथ आप सुन रहे होंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो व्याख्या और आर्गुमेंट में क्या अंतर है, मतलब युक्ति और व्याख्या में क्या अंतर है, या आर्गुमेंट और एक्सप्लेनेशन में क्या अंतर है। तो आर्गुमेंट तो आपको हमने बताया कि आधार वाक्यों से निष्कर्ष की ओर जब बढ़ेंगे तो वो हो गया। व्याख्या में क्या करते हैं, हमको निष्कर्ष पहले से पता होता है और उसके आधार, और फिर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष के आधार पर हम उसका आधार खोजने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष से हम उसके आधार वाक्यों की तरफ मूव करते हैं कि क्या इसके साक्ष्य रहे होंगे कि ये आया, शेषवत अनुमान की तरह कि पानी पड़ा हुआ है तो आपने इसको अनुमान किया कि रात में बारिश हुई होगी, सड़क गीली है तो आपने अनुमान किया कि वो बारिश रात में हुई है। तो इसीलिए जब व्याख्या और आर्गुमेंट का अंतर जानना भी जरूरी है आपके लिए। आप युक्तियों में सीधे आप समझते हैं कि आधार वाक्यों से निष्कर्ष की ओर हम प्रक्रिया अपनाते हैं, और व्याख्या में निष्कर्ष से हम आधार वाक्य की ओर बढ़ते हैं और आधार वाक्य के बारे में बताते हैं कि इस निष्कर्ष के सही या गलत होने का क्या कारण है। तो उस कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, हम सत्य शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं, वैध का भी प्रयोग कर रहे हैं, अवैध का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन जैसा हो रहा है। आप लोग एकदम बिल्कुल यहां पर और एक दिमाग में बसा लीजिए कि वैध और अवैध जब भी शब्द होगा प्रयोग, वो युक्तियों के लिए होगा, आर्गुमेंट्स के लिए होगा। वैलिड और इनवैलिड टर्म्स या वर्ड हमेशा आर्गुमेंट के लिए प्रयोग में आएगा, और सत्य और असत्य शब्द हमेशा प्रपोजिशन, तर्कवाक्य, प्रतिज्ञप्ति, कथन इत्यादि के लिए प्रयोग में आएगा। तो कंफ्यूजन, कोई आपसे पूछे कि युक्ति सही है कि गलत है, तो आपका आंसर एकदम नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आप लॉजिक के विद्यार्थी हैं, तो आप बोलेंगे युक्ति वैध है या अवैध है। युक्तियों में प्रयुक्त प्रपोजिशंस, कथन सत्य या असत्य हो सकते हैं या होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन आप उन सत्य या असत्य कथनों, निर्णयों, प्रपोजिशंस, प्रतिज्ञप्ति, तर्कवाक्य के आधार पर, ये सब हम नाम एक साथ हैं, इसको सिमिलर समझिए,
इनके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं और कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो वो भी सत्य और असत्य हो सकता है। निष्कर्ष क्योंकि अपने आप में एक इंडिविजुअल एक क्या है, प्रतिज्ञप्ति ही है ना, एक कथन ही है, तो वो भी सत्य और असत्य हो सकता है। उसके आधार वाक्य सत्य और असत्य हो सकते हैं। लेकिन युक्ति क्या होगी? युक्ति पूरी, जब आधार वाक्य भी है और निष्कर्ष भी है, तो युक्ति वैध और अवैध होगी। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिज्ञप्तियां सत्य और असत्य होंगी और युक्तियां या आर्गुमेंट्स वैध और अवैध होंगे। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, तो निष्कर्ष सत्य है कि असत्य है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। कंक्लूजन हमारा सत्य है या असत्य है, ये निर्भर करता है आधार वाक्यों पर। तो यदि कंक्लूजन की सत्यता डिसाइड करनी है हमको, मतलब निष्कर्ष की सत्यता को पता करना है, तो हमको क्या शर्त होनी चाहिए कि आधार वाक्य सत्य होने चाहिए। क्या बोला कि निष्कर्ष की सत्यता के लिए आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है, जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आधार वाक्य असत्य हो और निष्कर्ष सत्य हो जाए। यदि निष्कर्ष सत्य है तो आधार वाक्यों को सत्य होना ही होना पड़ेगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच एक लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए, और उसको हमने कहा था अपादान का संबंध होना चाहिए, रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो इसलिए यदि आपसे पूछा जाए युक्ति क्या है, तो युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। इसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच एक लॉजिकल रिलेशन होगा। उस लॉजिकल रिलेशन को हम लोग रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन या अपादान का संबंध बोलेंगे। बिना उसके आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने लॉजिक की परिभाषा में भी बताया, कभी कभी हम तर्कशास्त्र को पूरा इसलिए इम्प्लीकेशन का साइंस ही बोलते हैं। तो अब तीसरी जो बात देखिए, युक्ति में दो बातें हमने हमें बताई। पहली बात बताई कि भाई आधार वाक्य को निष्कर्ष होना चाहिए। दूसरी बात जो हमने बताई, आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध होना चाहिए। उस संबंध का नाम हमने बताया। तीसरी बात, जो संबंध का मतलब है उसी में ये इन्वॉल्व है कि मतलब जहां पे संबंध होगा, संबंध कहने का आशय यह है कि जो निष्कर्ष है वो लॉजिकली ड्राइव हुआ है आधार वाक्यों से। ओके, तो दो। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपसे कोई पूछ ले कि युक्ति में कितने आधार वाक्य होना चाहिए, कितने आधार वाक्य होना चाहिए और निष्कर्ष कितने होने चाहिए, तो निष्कर्ष तो आप एक बोलेंगे, आधार वाक्य कितने होने चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है युक्ति के लिए, आधार वाक्य की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो कम से कम एक आधार वाक्य होना चाहिए और एक निष्कर्ष होना चाहिए, तब जाके युक्ति बनेगी। सामान्यतः जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म है, जो युक्ति हम लोग पढ़ेंगे अपने लेवल पर, उस पर दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष होगा। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो युक्ति जब चर्चा होगी तो युक्ति में आधार वाक्य निष्कर्ष, दूसरा आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध, उस संबंध का नाम अपादान का संबंध। इसका आशय है कि जो निष्कर्ष है वो तर्कतः निष्पन्न होना चाहिए आधार वाक्यों से। और तीसरी युक्ति की एक विशेषता जो हम बता रहे हैं कि
युक्ति में कम से कम एक आधार वाक्य होना चाहिए, एटलीस्ट वन प्रेमिसेस और वन कंक्लूजन होना चाहिए, तभी वो आधार वाक्य कहलाएगा। इसके बाद रिलेशन ऑफ इंप्लीकेशन दो तरह का है, दो तरह का रिलेशन ऑफ इंप्लीकेशन हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। एक जिसको हम स्ट्रिक्ट सेंस बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग सेंस बोलते हैं कि दृढ़ रूप में ये होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन वाला जो है, कि वो क्या है कि यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होगा ही होगा। आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष की कोई मतलब वो उसके लिए कोई ऐसा ही जगह नहीं बचती है कि वो असत्य हो जाए, वो सत्य होगा ही होगा। तो ये नेसेसरी, आधार वाक्य सत्य होंगे तो निष्कर्ष सत्य होगा ही होगा। इसके बाद दूसरा जो इसको इस जो यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होगा, इसको हम लोग स्ट्रिक्ट सेंस या स्ट्रॉन्ग रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। और दूसरा जो निर्बल है या दुर्बल है, उसको यदि निष्कर्ष सत्य है, देखिए दृढ़ रिलेशन में हमने क्या बोला कि यदि आधार वाक्य सत्य है, और निर्बल रिलेशन में क्या बोल रहे हैं, यदि निष्कर्ष सत्य है। अंतर समझिए, यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होगा, ये स्ट्रिक्ट रिलेशन है, ये सुदृढ़ या स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। लेकिन यदि निष्कर्ष सत्य है तो आधार वाक्य क्या होंगे, ये सत्य हो भी सकते हैं बोल रहे हैं। निष्कर्ष सत्य हमको पहले से पता है और पूछा जाए कि आधार वाक्य क्या होंगे तो सत्य हो सकते हैं। लेकिन यदि आधार वाक्य सत्य है और निष्कर्ष सत्य है या असत्य है ये पूछा जाए तो असत्य होने का कोई चांस ही नहीं, सत्य होगा ही होगा। तो वीक रिलेशनशिप में यदि निष्कर्ष सत्य है तो आधार वाक्य भी सत्य हो सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिलेशन में यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होगा ही होगा। तो एक जगह जो स्ट्रॉन्ग सेंस है या स्ट्रिक्ट सेंस है उसमें मस्ट बी, और जो निर्बल है उसमें मे बी प्रेमिसेस आर मे बी प्रेमिसेस ट्रू, और इसमें है यदि premises, if the premises is true then conclusion must be true. ओके, इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि पूरी इस प्रक्रिया को, इसलिए लॉजिक की प्रक्रिया को मैं तर्कशास्त्र में युक्तियों की उपायदेयता या युक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है। युक्तियां की वैधता और अवैधता निकालती हैं, युक्तियों की वैधता और अवैधता कैसे निकाली जाती है, इसके लिए अलग अलग आप विधियां पढ़ेंगे। उसी में कभी आप 6 रूल से आप उनकी वैधता और अवैधता बताएंगे, उसमें फैल्सी है कि नहीं है वो बताएंगे, कभी वेन डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, कभी ट्रुथ टेबल के माध्यम से बताएंगे। तो वो सब आप जब आप आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो उस समय वो चर्चा करेंगे। इस दृष्टि से हम लोग यदि चर्चा और आगे बढ़ाएं तो देखें कि ट्रेडिशनली रूप से इन युक्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या युक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली युक्तियों का प्रकार है वो कहलाता है डिडक्टिव आर्गुमेंट, हिंदी में उनका नाम है निगमनात्मक युक्तियां। और दूसरे प्रकार की युक्तियों को हम लोग बोलते हैं आगमनात्मक या इंडक्टिव आर्गुमेंट। तो युक्तियां कितने प्रकार की हैं? परंपरा की दृष्टि से युक्तियां 2 प्रकार की हैं। पहली निगमनात्मक युक्तियां, दूसरी आगमनात्मक युक्तियां। निगमनात्मक को डिडक्टिव आर्गुमेंट और आगमनात्मक को इंडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है,
अब निगमनात्मक युक्तियां क्या हैं? निगमनात्मक युक्तियां वो कहलाती हैं जिनके आधार वाक्य निष्कर्ष की सत्यता के लिए पूर्ण या निश्चयात्मक या निश्चयाक आधार प्रदान करते हैं। क्या आशय हुआ? जिनके आधार वाक्य मतलब इन युक्तियों के जो प्रेमिसेस होंगे वो सफिशिएंट होंगे। कैसे होंगे? कंप्लीट एविडेंस होंगे और सर्टेन होंगे, कंप्लीट होंगे और कंक्लूसिव होंगे। आधार वाक्य कैसे? आधार वाक्य एविडेंस के रूप में कैसे होंगे? कंप्लीट एविडेंस होगा और कंक्लूसिव एविडेंस होगा। तो जिनके आधार वाक्य निष्कर्ष की सत्यता के लिए पूर्ण या निश्चयाक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम निगमनात्मक युक्तियां बोलते हैं। जैसे सुकरात की मरणशीलता का दावा। हम बोल रहे सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य है, देयरफॉर सुकरात मरणशील है। तो जो कंक्लूजन हमने निकाला कि सुकरात मरणशील है, तो यहां पर जो सुकरात की मरणशीलता का जो क्लेम है, जो दावा है, वह पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि इसके लिए जो प्रस्तुत आधार वाक्य हैं या दिए हुए आधार वाक्य हैं वो हमको कंप्लीट और कंक्लूसिव एविडेंस प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से यदि हम आगमनात्मक युक्तियों की चर्चा करें तो इसमें जो आधार वाक्य हैं वो निष्कर्ष की सत्यता के लिए पूर्ण दावा ना करके कैसा दावा करते हैं? कुछ प्रमाणों का, आंशिक प्रमाणों का दावा करते हैं। कंप्लीट नहीं है, आंशिक है, कुछ प्रमाणों का दावा करेंगे, पूरा कंक्लूसिव रूप से नहीं होगा। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या है कि जो प्रमाण है मतलब आधार वाक्य है वो कंप्लीट एविडेंस नहीं है, जबकि डिडक्टिव आर्गुमेंट में कंप्लीट एविडेंस है। किसके लिए? निष्कर्ष की सत्यता के लिए। तो इसलिए जो आगमनात्मक युक्तियां हैं वो सीमित प्रमाणों की ही चर्चा करती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण से हम जैसे समझें। क्या हम एक प्रेमिसेस आधार वाक्य बोले हैं कि सुकरात एक मनुष्य है और मरणशील है। दूसरा कथन लें, प्लेटो एक मनुष्य है और मरणशील है। तीसरा लें, अरस्तु एक मनुष्य है और मरणशील है। चौथा लें, राम एक मनुष्य है और मरणशील है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल, इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेते रहें और लास्ट में कंक्लूड कर दें, देयरफॉर संभवतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो निष्कर्ष की जो सत्यता का दावा है वो हमने एक एक एग्जाम्पल से उठाया और हमने कंक्लूजन निकाला। क्या किया हमने कि इंडिविजुअल को लेके ऑल के बारे में, पार्ट को लेके होल के बारे में, या कुछ इंडिविजुअल एग्जाम्पल को लेके एक सभी के बारे में हमने कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की। तो ये इसके बारे में हम इस सर्टेन नहीं कह सकते कि ये जो कंक्लूजन है वो सही ही है, वो सत्य ही है। जबकि वहां पर देखिए डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या हो रहा था, हम यूनिवर्सल एग्जाम्पल कोट कर रहे थे कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य है, देयरफॉर सुकरात मरणशील है। हम ऑल से पर्टिकुलर की ओर जा रहे थे और इसमें क्या है, हम पर्टिकुलर से या इंडिविजुअल एग्जाम्पल से हम यूनिवर्सल की तरफ जा रहे हैं, सभी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आगमनात्मक युक्तियां क्या होंगी, इसके निष्कर्ष इनके कैसे होंगे, ये निष्कर्ष की सत्यता और असत्यता हम डाउटफुल रहेगी कि सत्य ही होगा ऐसा नहीं बोल सकते। जबकि निगमनात्मक युक्तियों के निष्कर्ष के विषय में हम ये बोल सकते हैं कि निगमनात्मक युक्तियों का निष्कर्ष हमेशा सत्य होगा। ठीक
अब वैधता और अवैधता कैसे डिसाइड करेंगे? तो यदि एविडेंस पूरे हैं और निष्कर्ष सत्य हो रहा है तो युक्ति वैलिड है। और तो निगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में इसलिए कहा जाता है कि निगमनात्मक युक्तियां, डिडक्टिव आर्गुमेंट ही वैलिड और इनवैलिड हैं या होती हैं, जबकि आगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में हम कहेंगे कि आगमनात्मक युक्तियां गुड और बैड होती हैं, अच्छी है या बुरी है। वैलिड और इनवैलिड का जब बात होगा तो हम लोग डिडक्टिव आर्गुमेंट की ही बात कर रहे हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है? डिडक्टिव आर्गुमेंट वो है जो निष्कर्ष की सत्यता के लिए जिनके आधार वाक्य कंप्लीट और कंक्लूसिव एविडेंस प्रदान करते हैं। ठीक, तो आगमनात्मक युक्तियां, निगमनात्मक युक्तियां और आगमनात्मक युक्तियों के संबंध में और निगमनात्मक युक्तियों के संबंध में हमने थोड़ा बहुत चर्चा की, जाना, और मोटा मोटा 2-3 चीजों से हमने निगमनात्मक युक्तियों के बारे में कहा, ऑल से इंडिविजुअल पर्टिकुलर की ओर आ रहे हैं, जबकि आगमन में क्या हो रहा है, हम इंडिविजुअल से होल की ओर जा रहे हैं, या इसको कहें अच्छे शब्दों में पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की ओर जा रहे हैं। तो विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं तो आगमनात्मक युक्तियां, जब सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं तो निगमनात्मक युक्तियां। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस टॉपिक से संबंधित